नमस्ते एंड वेलकम टू मातृका अनकही द अनस्पोकन मॉमाज। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या थे, मैंने क्या खाया और डॉक्टर की क्या एडवाइस थी। देन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मेरा स्टार्ट होता है मार्च में। तो उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स मुझे थे जो फर्स्ट मंथ के थे वो तो कंटिन्यू थे ही, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और मॉर्निंग सिकनेस अब स्टार्ट हो चुकी थी कि सुबह सुबह उठते ही ना तो पानी पीने का मन करता है, कुछ खाने का तो मन करता ही नहीं है क्योंकि आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो कुछ दिन तक ये सब मैंने टॉलरेट किया। देन 6 वीक्स में जाके एज एज एडवाइज्ड बाय माय गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली, तो मैंने अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी क्लियरली विजिबल नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि कुछ टाइम रुक के एटलीस्ट 12 वीक्स तक जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। तो उसमें थोड़ा सा बेबी की ग्रोथ और कार्डियक एक्टिविटी जो है वो विजिबल होगी। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जो 6 वीक्स में था उसमें हाँ वो सैक विजिबल था। और मुझे जो कुछ डाउट्स थे तो मैंने डॉक्टर से पूछे। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अब ये नौजिया वाला जो इशू था वो तो अब कितना टाइम चलना था वो नहीं पता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो हम स्पाइसी फूड जो खा रहे हैं हमें उतना स्पाइसेस नहीं खानी है अभी, क्योंकि वो प्रोवोक करता है आपके नौजिया को, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन फिर ज़्यादा होगा। और अगर इस टाइम पे खाया पिया नहीं होगा ठीक से तो फिर बेबी ग्रोथ और हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिर ग्रोथ पॉजिटिव नहीं होगी। तो मेडिसिन तो मैंने नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी जो खा रही थी सेम मेडिसिन ही डॉक्टर ने बोली। कैल्शियम एंड आयरन एंड विटामिन D3 जो चल रही थी। अब बीपी का एक मेरा इशू नया स्टार्ट हो गया था कि मेरा बीपी लो रहने लग गया था। अब क्योंकि एक छोटी जान है अंदर तो उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। तो उस ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मैंने जूसेस और पानी तो पीना है ही, साथ में जूसेस और फ्रूट्स वगैरह सब लेना शुरू किया। आयरन का इंटेक भी ज़्यादा किया, स्प्राउट्स खाने शुरू किए, बीटरूट खाई, टेंडर कोकोनट तो जो मैं पहले ले रही थी वो भी लिया। और मैंने जैसे अपने किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से और जो भी मेरे जान पहचान वाले थे उनसे जब शेयर किया कि आप लोगों ने क्या खाया था, क्या करना चाहिए। तो मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अर्ली मॉर्निंग उठने से पहले आप 2 बिस्किट्स खा लो तो आपका जो नौजिया है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। मैंने बिस्किट्स खाने शुरू किए तो मुझे थोड़ा सा उसमें फ़र्क लगा। देन सुबह उठने के बाद मैंने कहीं पढ़ा था कि बनाना खाने से भी आपकी एसिडिटी सप्रेस हो जाती है, हार्टबर्न आपको नहीं इतना फील होता है और वॉमिटिंग भी इतनी नहीं फील होती है। तो फिर मैंने बनाना भी खाना शुरू किया। एक अनदर इसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई थी वो थी हार्टबर्न। तो वो हार्टबर्न आपको बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो खाना है वो फूड पाइप से नीचे जाने में अब टाइम ले रहा है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ जो है आसपास के ऑर्गन्स को भी थोड़ा सा प्रेशर डालने लगती है उनके ऊपर। और यूट्रस का साइज़ जब बढ़ेगा तो ऐसा नॉर्मली होता ही होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो अब उस हार्टबर्न को कंट्रोल करने के लिए पानी ज़्यादा पीना है, जितना फ्लूइड्स हो सकते हैं उतना फ्लूइड लेना है, स्पाइसी नहीं खाना है क्योंकि उससे हार्टबर्न फिर प्रोवोक होगा ज़्यादा। बट फूड क्रेविंग्स जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं वो फूड क्रेविंग्स हमें इतना भी परहेज़ करने नहीं देती हैं। जैसे कि मुझे हर तरह के खाना खाने की आदत है क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में रहे हैं, तो हमने जहाँ जिस स्टेट में भी हम रहे हैं हमने उस स्टेट का खाना खाया है, तो वो हमारे घर का रेगुलर फूड में ही शामिल हो चुका है। जैसे साउथ इंडियन खाना है, इडली डोसा, या फिर गुजराती खाना है, और फिर हम नॉर्थ इंडियन हैं तो उसमें भी तरह तरह की चीज़ें आ जाती है। कभी स्नैक्स खाने का मन है और ये जो जंक फूड है तो वो सब चीज़ें भी खाने की बहुत ज़्यादा अंदर से एक अर्ज होती है। बट कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मैदा वगैरह तो वैसे भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को हार्म करता है ही करता है। बट एक आध बार खाया तो मैंने फिर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हुई। बर्गर बहुत स्पाइसी था तो मैंने 2 दिन तक उस चीज़ को बहुत झेला। देन चाय का इंटेक भी बहुत कम करना पड़ता है। वैसे मैं बहुत नहीं पीती हूँ बट जितना भी था तो उसको भी कम किया। उसकी जगह पे दूध लेना है और जूसेस लेने हैं। अब डॉक्टर ने तो जो बताया
वो तो करना ही होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब वो डॉक्टर भी उसमें हेल्प ले नहीं कर सकते, तो उस चीज़ों पे हमें ही कंट्रोल करना है। जैसे अब मैंने फूड क्रेविंग्स के बारे में बात की, तो फूड क्रेविंग्स ज़्यादा होने की वजह से फिर वो अर्ज रहती है हमेशा कुछ ना कुछ नया खाना है। कभी बहुत बेसिक खाने का मन है, कभी बहुत डिफरेंट खाने का मन है। तो अब कभी अब जैसे इस टाइम पे आप मेजर करके नहीं खा सकते हो, क्योंकि भूख लगती है तो आपको खाना है, क्योंकि अंदर भी एक छोटी सी जान है, वो भी आपको डिमांड करती है फूड, और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आपको खाना भी पड़ेगा। तो कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उस ओवर ईटिंग की वजह से डाइजेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इनडाइजेशन का इशू एक नया क्रिएट हो जाता है स्लो डाइजेशन की वजह से। तो अभी मैंने आपसे अपने सेकेंड मंथ के सिम्टम्स के बारे में बात की। जैसे जो मुझे सिम्टम्स थे वो थे मॉर्निंग सिकनेस, लो बीपी, वॉमिटिंग, नोज़िया, हार्टबर्न, एसिडिटी, ये सब चीज़ें थी। फूड क्रेविंग्स थी, और स्लो डाइजेशन, और बहुत ज़्यादा बर्पिंग थी। अब फिजिकल चेंजेस जो विजिबल थे वो थे कि बेली ग्रो हो रही है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, तो बेली तो ग्रो करेगी। एज एडवाइज्ड बाय माय गायनकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने मुझे 6 वीक्स पे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला था, तो कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी चेक करनी थी। तो मेरा 6 वीक्स में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, लोकल गायनकोलॉजिस्ट ने किया था। तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी बहुत लाइट विजिबल थी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि कुछ दिन रुकने के बाद, थोड़े दिन बाद कार्डियक एक्टिविटी के लिए दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं, सो दैट कि उसमें क्लियरली चीज़ें विजिबल हो जाएं। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट को उस रिपोर्ट में एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिटी से बेटर मशीनरी जिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास है उनके पास आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मैंने हिसार जो नियर बाई सिटी थी, वहाँ जाकर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अप्रैल एंड में। तो उस रिपोर्ट में मेरी जो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी थी वो क्लियरली विजिबल थी, और देन डॉक्टर ने बताया कुछ भी इशू नहीं है। तो वो बहुत एक रिलैक्सिंग चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी सोच सोच के स्टार्टिंग से ही। तो उसमें मुझे फिर 2-3 चीज़ें जो अंडरलाइन थी वो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो इंटरनेट ही एक मेरे पास ज़रिया था जिससे मैं एक बार पढ़ लूँ। बट उसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया था। दैन अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली उनसे। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें इसमें रिपोर्ट में थी उसके बारे में बताया कि लो लाइन प्लेसेंटा था। तो लो लाइन प्लेसेंटा है, दैट मीन्स कि अभी प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो और वो अपर सेगमेंट जाने में टाइम लेगा। तो उस प्लेसेंटा की वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था कि मुझे ज़्यादा चलना नहीं है, या मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप जब वॉशरूम जा रहे हो तो आपको बहुत प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि उस पर प्रेशर, अगर प्लेसेंटा पे प्रेशर पड़ेगा तो वो प्लेसेंटा बर्स्ट भी हो सकता है, एंड देन हार्म दोनों को ही है। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा, ज़्यादा काम नहीं करना है। लो लाइंग प्लेसेंटा के लिए मुझे जब डॉक्टर ने बताया तो वो थोड़ा सा मैं डर गई कि अब ये नई चीज़ क्या है। तो बट उन्होंने जब मुझे बताया कि अभी आपको रेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तो आपका धीरे धीरे एज द टाइम विल पास तो प्लेसेंटा की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा ही एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन बैग है, जिसके थ्रू जो भी हम खाएंगे वो बच्चे की बॉडी में जाएगा, बच्चे की ग्रोथ को हेल्प करेगा। तो और सेकंड थिंग थी कि जो पोजीशन थी प्लेसेंटा की वो थी पोस्टेरियर, दैट मीन्स कि बेबी के पीछे की तरफ है प्लेसेंटा, और बेबी आगे है, जिससे हमें बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं जब भी वो स्टार्ट होंगी तो वो हमें आराम से फील हो जाएंगे। अगर प्लेसेंटा बच्चे के आगे होता है तो उसमें बच्चे की हमें जो मूवमेंट्स हैं वो कम फील होती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये मेरा सेकेंड मंथ का सारा एक्सपीरियंस था। तो अब मैं आपसे मिलूँगी थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी वीडियो में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज़ 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 like my video, share it with as many people you can, and help the new mothers so that they also will feel supported, and subscribe my channel